स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फिजिक्स में हम टॉपिक लेकर आए हैं बीम। भाई अगर हम बात करें फिजिक्स में, अगर इस टॉपिक से आपके पेपर के पर्पज से, तो इस टॉपिक से आता है बेंडिंग ऑफ बीम। तो बेंडिंग ऑफ बीम को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं ये बीम होती क्या है। तो सबसे पहले बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रखा है यहाँ पर कि बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसका यूज किसी लोड को सपोर्ट देने में होता है। आपने कई बार ये नाम भी सुना होगा, जब मकान बनते हैं तो बीम डाली जाती हैं। तो इसी के क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कई तरीके की बीम डाली जाती हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपको ये याद रखना है कि बीम क्या होता है। एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इसका यूज हम क्या करते हैं, एक किसी भी सपोर्ट को लोड देने में किया जाता है। कई तरीके की होती है, जैसे कि पहले बात करें तो कैंटिलीवर बीम होती है। कैंटिलीवर बीम भाई किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से आपने देखी होगी, इधर दीवार होती है और बीच में इस तरीके से डाल दी जाती है। उसके बाद दूसरा टाइप की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जैसे कि दो आप पिलर होंगे और पिलर के बीच में क्या कर दी जाती है, एक बीम डाल दी जाती है। उसके बाद जो थर्ड हमारा टाइप है वो है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होती है भाई, इधर दीवार है, इधर वॉल है और बीच में हमारी बीम डाल दी गई है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम। उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथी जो इसका टाइप है वो है कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम में क्या होता है, कई सारे पिलर्स होते हैं और उनके बीच उनके ऊपर क्या डाल दी जाती है, बीम डाल दी जाती है। तो इस टाइप को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस बीम, यानी कई सारी जब पिलर्स पर एक बीम डाली जाती है। उसके बाद ओवरहैंग बीम कुछ इस तरीके से होती है। और फिर लास्ट में हमारी आती है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो ये कुछ इस तरीके से होती है, इस साइड में आपकी वॉल होगी और यहाँ पर एक पिलर होगा और वहाँ पर क्या डाल दी जाती है, एक बीम डाल दी जाती है। तो हमने आपको बता दिया बीम होता क्या है। तो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसका यूज हम क्या करते हैं, किसी सपोर्ट को लोड देने में। कितनी तरीके की बताई, 6 तरीके की बताई, और कैसी होती है उनके स्ट्रक्चर्स भी हमने आपको बनाकर दिखा दिए। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट की। भाई यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 7.5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। कैसे आता है कि बेंडिंग ऑफ बीम या बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए बेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। बेंडिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई आपने रॉड ली और रॉड को आपने यहाँ से मोड़ दिया। ठीक है, जब आप इसको मोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कैसे वो मुड़ेगी, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे। तो बेंडिंग का मतलब क्या होता है, मुड़ने से होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या है कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मोड़ा जाता है तो इलास्टिसिटी के कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसे बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब भाई यहाँ पर एक वर्ड आया है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं, और इलास्टिसिटी इसके बारे में तो काफ़ी डिटेल में बात करी थी जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि कोई भी बॉडी है, अगर वो आपने, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था, एक आप मान लेते हैं कि स्प्रिंग आपके पास है। ठीक है, अभी हम आपको इसके बारे में बता देते हैं, इलास्टिसिटी के बारे में। आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपने क्या किया, इसका जो ये वाला पार्ट है इस पर आपने फोर्स लगाकर इसे खींचा, इसका ऊपरी वाले सिरे को फोर्स लगाकर खींचा। अब जब आपने इसको खींचा तो ये तो एक्सटेंड हो गई, बड़ी हो गई स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से फोर्स अपना हटा लिया तो वैसी जैसी पहली कंडीशन में आपकी स्प्रिंग थी वो वैसी ही हो जाएगी। कहने का मतलब है इलास्टिसिटी यही प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। आप कैसे पहचानेंगे कि अगर कहीं पर भी हम फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं तो वो अपनी, अगर छोड़ने पर, फोर्स हटा लेने पर, वो बॉडी अपनी एक्चुअल या ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाती है। ऐसा तब होता है जब उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो समझ में आ गया। अगर और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में समझ सकते हैं। अब इतना तो हमने आपको बता दिया कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, कि कोई भी बॉडी होगी, अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मोड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, कोई बॉडी है, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे, बाहर से फोर्स लगाएंगे, तभी तो वो बॉडी मुड़ेगी, वरना वो मुड़ ही नहीं सकती है। जब आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तब वो मुड़ जाएगी। और मुड़ती किसके कारण है, तो इलास्टिसिटी के कारण भाई वो बॉडी मुड़ती है, और इसी को हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। और आगे लिखा हुआ है कि यह अप्लाइड पेयर ऑफ फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। मतलब डायरेक्शन जो होगी इसकी वो अपोजिट होगी। कैसे डायरेक्शन, जैसे कि मान लेते हैं ये है आपकी रॉड, आपने इस तरीके से मोड़ा, तो आप मोड़ तो इस साइड में रहे, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन पेयर ऑफ फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लिख दिया एक्सप्रेशन
तो यहाँ पर दो फिगर बना रखे हैं। एक फिगर देखिए ये है, इसमें क्या किया गया है अभी आपको समझ में आएगा जब आप इसके दूसरे फिगर में देखेंगे। पहला फिगर ये था, दूसरा फिगर ये है। देखिए जब हमने कोई बॉडी हमने मान रखी है ABCD, ठीक है। अब इस बॉडी को ये ऐसी है, नॉर्मल बॉडी है। यहाँ पर इस पहले फिगर में बॉडी केवल नॉर्मल है, ओरिजिनल स्टेट में, लेकिन जब हम इसको बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो अगले फिगर में इस बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो अब इसके बारे में लिखेंगे कि जो बेंडिंग से पहले की कंडीशन है वो फिगर 1 में दिखाई गई है, और बेंडिंग के बाद की जो बेंडिंग के बीच की जो कंडीशन है वो फिगर दूसरे जो आपका ये वाला फिगर है उसमें दिखाई गई है। अब कहा गया है कि मान लेते हैं कि फिलामेंट की इनिशियल लेंथ जो है वो L है। इनिशियल का भाई मतलब होता है प्रारंभिक, यानी जो स्टार्टिंग जो लेंथ है उसके हम मान लेते हैं L मान लेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला भाई? ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, चाप बराबर क्या होता है, कोण, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यही तो फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। अभी हमने मान लिया है कि इसकी फाइनल जो इनिशियल लेंथ है वो क्या है, L है। अब अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो लेंथ क्या है, एक ये लेंथ है, यहाँ पर देखिए एक ये इसकी लेंथ है और ये लेंथ है, मतलब EF और MN दोनों ही क्या है, लेंथ है। तो हमने क्या लिखा, L इज इक्वल्स टू EF बराबर MN। अब यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला होता है। अगर इंग्लिश में बताएं तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क यानी चाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, निकल आएगा आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू में रेडियस, यही तो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर आर्क निकाल ली, ठीक है। आर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एंगल इंटू में रेडियस, रेडियस को हमने यहाँ पर R से लिख दिया है और एंगल को थीटा से लिख दिया है। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमारा तब हो गया जब हमारी बॉडी या कोई जो आपकी बॉडी है वो बेंडिंग से पहले की कंडीशन के लिए ये आर्क निकल आई। अब अगर जो हमारे दूसरे फिगर की बात करें, इसके लिए आर्क या लेंथ क्या होगी, तो वो देखिए इसके लिए हमने मान लिया है EF की जगह E डैश F डैश मान लिया है। फिर यहाँ पर थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस पहले वाले में केवल R थी, लेकिन अब दूसरे वाले की रेडियस हो जाएगी R प्लस Z। क्यों हो गई भाई, इसमें देखिए डायग्राम में अभी रेडियस क्या थी, केवल हमने पहले वाले में केवल R मानी, लेकिन जब आप इसको बेंड कर देंगे तो इसकी रेडियस R में थोड़ी सी और ऐड हो जाएगी, कितनी, Z ऐड हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरी इक्वेशन में क्या बन जाएगा, R प्लस Z और इंटू में थीटा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है जब भी हम चेंज निकालते हैं तो दूसरी वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो क्या किया, डेल्टा L इज इक्वल्स टू इसमें से इस वाले को घटा दीजिए, तो लिख दिया E डैश F डैश माइनस का EF। अब दोनों की वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की R से मल्टीप्लाई कीजिए, थीटा की Z से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा R थीटा प्लस थीटा Z। उसके बाद क्या दे रखा है, माइनस लगाया तो माइनस लगा लिया। EF की वैल्यू क्या है हमारी, R थीटा। तो देखिए ये प्लस की है और ये माइनस की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, यानी कि फाइनली जो हमारी चेंज इन लेंथ है वो कितना निकल कर आया, ZD, इतना निकल कर आ गया। अब हम निकालेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के बारे में भी काफ़ी डिटेल कर चुके हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब कि जितना भी चेंज हुआ है किसी भी डायमेंशन में वो आप ऊपर रखते हैं। मतलब अगर हम आपको बताएं कि ये बॉडी है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने मान ली है L और इसमें हमने कोई चीज़ लटका दी है, इसकी हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान ली है डेल्टा। तो जो चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है ना, तो आप इसको ऊपर रखेंगे और मतलब यहाँ पर आपने इसको ऊपर रख लिया। ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी L, तो आप इसको नीचे रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेन को निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया है, स्ट्रेन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, पहले भी क्लास में बता चुके हैं, क्या होता है, डेल्टा L अपॉन में L। ये बात करी जा रही है हमारी किसकी, लेंथ की, तो इसलिए लेंथ के फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, डेल्टा V अपॉन में V, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा L की वैल्यू आपने निकाल ली, L क्या है ये भी आपने निकाल लिया था ना, ये देखिए L की वैल्यू भी हम पहले निकाल चुके थे, R थीटा। दोनों की वैल्यूज को अगर आप पुट कर देंगे तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, Z अपॉन R, और ये आपका निकल आया स्ट्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृति, ठीक है।
अब क्या निकालेंगे, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, लीनियर स्ट्रेस अपॉन में लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेस क्या होता है, ये फॉर्मूला भाई F अपॉन डी ए होता है या F अपॉन ए भी लिखते हैं। तो यहाँ पर लीनियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है और लीनियर स्ट्रेन जो है वो हम निकाल चुके हैं, कितना, Z अपॉन आर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर पलट जाएगा, तो F अपॉन डी ए ऐसे ही रहा, इंटू लगाया, ये ऊपर जाकर पलट गया तो हो गया R अपॉन में Z। यानी फाइनली अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल कर आएगी, वाई डी ए जेड अपॉन में आर। ये क्या निकल कर आ गया, हमारा फोर्स। अगर अब हम क्या निकालेंगे, आगे टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का मतलब होता है टाउ, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ हर वो उस चीज में लगता है जहां पर कोई भी चीज रोटेट कर रही, ठीक है, किसी भी बॉडी को घुमाने में जो फोर्स लगती है उसी को टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू जेड होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाउ को बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है। तो बल लगाया यानी फोर्स, और विस्थापन कितना हो रहा है, जेड, मतलब कि चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर, वो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जेड हो रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया एफ इंटू जेड। अब एफ की वैल्यू रख दी, अब यहाँ पर जेड 2 है तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये हमारा निकल गया डी टाउ, यानी कि छोटी सी क्वांटिटी के लिए निकाला गया है। अगर टोटल टाउ की बात करेंगे या टोटल टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन भाई कैसे होता है ये भी देख लीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। जब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन के साइन से ये वाला डी कैंसिल हट जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर टाउ आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी लगाया, इसकी वैल्यू आप रख देंगे, ये वैल्यू जो हमने निकाल रखी है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो y अपॉन आर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर केवल जेड स्क्वायर डी ए ही बचेगा। यहीं तक आप इसको रखेंगे। अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए तो b का मान हो जाएगा टाउ के बराबर। टाउ की जो वैल्यू आपने निकाली है वो यही रख देंगे और इस वाली क्वांटिटी को हम आई डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आई डैश। और आई डैश जो है वेयर करके बता देंगे कि जहाँ पर आई डैश जो है वो जेड स्क्वायर डी ए के बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी ए के बराबर है। और आई डैश को कहते क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अगर इसी आई डैश की बात करें, अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि सर्कुलर शेप की बात करें तो आई डैश का मान होता है पाई आर की पावर 4 अपॉन में 4, और आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है, सर्कुलर जो भी सर्कुलर बॉडी है आपकी उसकी। और अगर रेक्टेंगुलर की बात करें, कोई बॉडी रेक्टेंगल है तो वहाँ पर आई डैश का मान क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन में 12। यहाँ पर बी है उस बॉडी की ब्रेथ और डी है यहाँ पर थिकनेस, और बॉडी की मोटाई कितनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आपको पूरा क्लास समअप करें तो बहुत आसान ही डेरिवेशन है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले एल निकाल लेना है। कौन कौन से लिए, सबसे पहले आपको एल निकालना है जब बेंड बॉडी जो है हमने बेंड नहीं किया है तब, और जब हमने बॉडी बेंड कर दी यानी 2 एल के मान में आपको मिलेंगे। उसके बाद चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाला घटा के, तो यहाँ से डेल्टा एल मिल जाएगा। डेल्टा एल मिलने के बाद हमने निकाल लिया स्ट्रेन, और स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। स्ट्रेन मिल गया और स्ट्रेन के बाद हमने वाई यानी यंग्स मॉड्यूलस निकाला, वहाँ पे स्ट्रेन के फॉर्मूले का यूज़ किया और यहाँ से हमने निकाल लिया एफ का मान यानी फोर्स, फिर निकाल लिया टॉर्क, बस फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दिया और एट इक्विलिब्रियम के लिए भी निकाल लिया। तो यानी बी यहाँ पर क्या है, बेंडिंग ऑफ मोमेंट कितना आ जाता है हमारा, बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन में आर आई डैश। तो फाइनली आज का जो प्रूवमेंट है वो हमारा हो गया है। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। डेप्थ स्टडी के नाम से चैनल बना हुआ है, प्लेलिस्ट इसका जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।